Today I am going to teach you the first poem of class 11 Hornbill, a photograph. This poem is composed by Shirley Townsend. This is a very interesting poem. Through this poem, the poetess Shirley Townsend is describing about the memory of her mothers. Oftenly we know that photograph जो होती है वो एक एल्बम होती है जिसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं और ये हमें उनकी याद दिलाती है जो इस फोटोग्राफ में जिनकी पिक्चर्स होती है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है उसमें जो पिक्चर्स है वो पोएटेस की मदर की है और पोएटेस हमें उस फोटोग्राफ के बारे में क्या करती है, याद दिलाती है। बट जो पिक्चर्स है जिसमें उसकी मदर है, तो जो पोएटेस की मदर है, नाउ शी इज नो मोर अलाइव, अब वो जीवित नहीं है, शी इज डेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम stanza wise, and in the last I will tell you the poetic devices. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. So what the poet describes? In these 4 lines, the poetess describes that there is an old album which is made up of cardboard. यानी एक पुरानी एल्बम है जो किसका बना हुआ है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। In this album there are 3 girls. In this album there are 3 girls. They are paddling. Paddling means walking on the sea beach. जो 3 girls हैं वे सी बीच पर क्या कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी दे आर ऑल वॉकिंग ऑन द सी बीच होल्डिंग द हैंड्स ऑफ ईच अदर। वे तीनों गर्ल्स जो हैं वे सी बीच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके क्या कर रही हैं, वॉकिंग कर रही हैं। अब इसमें बताया गया है कि द मिडिल गर्ल हु इज द टालेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन, पिक्चर में फोटोग्राफ में जो मिडिल गर्ल है सी इज द टालेस्ट एंड ओल्डेस्ट, वह टालेस्ट एंड ओल्डेस्ट है। एंड द 2 गर्ल्स, और जो 2 गर्ल्स हैं दे आर द यंगर देन पोएटेस मदर, वे पोएटेस की मां से क्या है, यंगर है। तो बताया जा रहा है कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so. In the middle the girl is the tallest one is the poetess mother. जो एल्बम में मिडिल गर्ल है सी इज द tallest one, वो क्या है, पोएटेस की मदर है। एंड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द फोटो वाज टेकन हर एज वाज 12 years old. यानी सी वॉज 12 years old. जब उसका पिक्चर लिया गया था उसकी मदर का, तो उस समय जो उसकी मदर की एज थी वह कितनी थी, 12 years की थी। तो इस 4 लाइन्स में बताया गया है कि एक एल्बम है जिसमें 3 गर्ल्स हैं, दे आर वॉकिंग ऑन द सी बीच, वे सी बीच पर वॉकिंग कर रही हैं, होल्डिंग द हैंड्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। द middle girl is the tallest and the oldest one, while the 2 girls are younger than her. The middle girl is the poetess mother and she is 12 years old when the photo was taken. और जब उसकी फोटो ली गई थी तो उसकी एज क्या थी, 12 years थी। Now I am going to tell you the poetic device of this 4 lines. इस 4 लाइन्स का मैं पोएटिक डिवाइस बताने के लिए जा रहा हूं। तो अब
इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है ध्यान। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हियर यू कैन से माई मदर्स। माई मदर्स इज द alliteration. Alliteration is the poetic device used in this stanza, my mothers. What is the alliteration? When the consonant sound is given together in the two consecutive words. यानी जब two consecutive words में consonant sound together दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं alliteration. यहाँ पे my mothers, म sound, m sound is coming together, so this is alliteration. तो ये क्या हुआ alliteration. सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस है जो इसमें यूज की गई है वो है इंजैगमेंट. क्या है इंजैगमेंट? इंजैगमेंट क्या होता है? when the two lines are coming together without using any punctuation mark. जब दो लाइन साथ दी जाए और उसमें पंचुएशन मार्क्स ना हो. जैसे हम देख रहे हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. ये लाइन अभी यहाँ एंड नहीं हुई है, कोई कॉमा या फुल स्टॉप, कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है. when the two girl cousins went paddling. सेकेंड लाइंस में कॉमा यूज किया गया है. तो फर्स्ट लाइन में जब कोई पंचुएशन मार्क्स यूज नहीं किया गया है, सेकेंड लाइन में वो किया गया है, तो यहाँ पे क्या आया है? इंजैगमेंट आया है. क्या है? इंजैगमेंट आया है. Now the next 5 lines I am going to describe. तो before stanza आपने देखा कि किस प्रकार से पोएटेस डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी मदर की जो पिक्चर्स है फोटोग्राफ में वो कितने इयर्स की है? 12 इयर्स की है. All three stood still to smile through their hair at the uncles with the camera. A sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changeless was their terribly transient feet. So in this poem, in this stanza, the poetess describing how the photo was taken. यहाँ पे बता रही है पोएटेस की किस प्रकार से वो फोटो ली गई है. तो all three stood still to smile through their hair means this photo was taken by the poetess mother uncle. ये फोटो जो ली गई है वह पोएटेस की मदर के अंकल के द्वारा ली गई है. All the three girls are standing in the beach. They are silent and their uncle is telling them to stop and give the pose. और उनके अंकल जो है वो कह रहे हैं कि वे पोज दे. क्या दे? पोज दे फोटो के लिए. एंड ऑल द थ्री गर्ल्स आर स्टैंडिंग विद देयर हेयर ओपन. विद देयर हेयर ओपन. वो जो तीनों गर्ल्स है वो अपने हेयर को ओपन किए हुए, यानी उनके जो बाल है वो टाइट नहीं बल्कि बाल क्या है? खुले हुए हैं. तो खुले बालों के साथ वो खड़ी हैं और कैमरे के सामने क्या कर रही है? पोज दे रही हैं. दे आर स्माइलिंग. वे क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स. हियर द पोएटेस सेज दैट द स्वीट फेस इन दिस फोटोग्राफ दैट यू कैन सी, दिस इज द स्वीट फेस ऑफ हर मदर. इस फोटोग्राफ में जो स्वीट फेस आप देख रहे हैं वो किसकी स्वीट फेस है? पोएटेस की मदर की है. That was before I was born, and this photo was taken long years before the birth of the poetess. ये जो फोटो ली गई है वो पोएटेस के जन्म के बहुत साल पहले की है. क्यों? क्योंकि उस समय पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था बल्कि पोएटेस की मदर ही 12 इयर्स की थी. तो ये पोएटेस के बर्थ के कई वर्ष पहले की ये क्या है? फोटोग्राफ है. And the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. पोएटेस क्या कर रही है इस लाइन में? पोएटेस बता रही है कि now when she see the photos,
जब वह उस फोटोज को देखती है तो वो बता रही है कि द सी हैव चेंज्ड लेस, यानी द वेव्स ऑफ द सी, जो समुद्र की लहरें हैं, दे हैव चेंज्ड लेस, यानी उनमें कम परिवर्तन हुआ है। दे आर लुकिंग सेम, ठीक है, वे वैसी दिखाई दे रही हैं। बट टेरिबली ट्रांसिएंट पे, टेरिबली मींस स्ट्रांगली, ट्रांसिएंट मींस नॉट लास्टिंग, लेकिन ये बताया गया है कि जो उनकी मदर और उनके कजिन्स के जो फीट हैं इन द फोटोग्राफ, दे आर यंगर, वे बहुत ही क्या है, यंगर हैं, एंड द वेव्स आर वॉशिंग देयर फीट, जो लहरें हैं वो उनके फीट को क्या कर रही हैं, वॉश कर रही, धो रही हैं। यानी ये बताया जा रहा है इस लाइन के थ्रू कि दैट टाइम द फीट ऑफ द पोएटेस मदर वाज यंगर and now she has become, and now they have become older one, and transient feet show कर रहा है कि the poetess mother is now no more alive, यानी poetess की मदर जो है अब वो जीवित नहीं है, लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं they are changed less, उनमें कम परिवर्तन हुआ। तो the sea waves have changed less was their traveling transient feet का मतलब जो समुद्र की लहरें हैं उनमें कम परिवर्तन हुआ है, एंड द वेव्स आर वॉशिंग देयर फीट्स आर टेरिबली ट्रांजिएंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू use the poetic, tell you the poetic devices used in this stanza. So in this stanza the poetic devices are the same one. First is enjambment, पहला है enjambment। आप देख सकते हैं कि here the lines are not ended, there is no punctuation marks, this end in the next line here, so we can see the enjambment. Now next one is alliteration. Where is the alliteration? Alliteration कहाँ यूज किया गया है? We can see here stood still, sa sound is coming together in two consecutive words. Second, through, there, t sound, यानी th sound is coming together in two consecutive word. Next, my mother, ma sound is coming together in two consecutive word. So we can see here alliteration and alliteration is used. Now this is the next stanza of the poem. In this stanza the poetess describes that some 20-30 years later she would laugh at the snapshot means photograph, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both reel with the labored ease of loss. Ease means peaceful. So the poetess describes that some 20-30 years later, यानी near about 20 to 30 years later, बाद, यानी पोएटिस कर रही हैं कि इस फोटोग्राफ के 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot. जो पोएटिस की मदर है वह इस फोटोग्राफ पे क्या करेंगी, हंसेंगी, and she will tell to the poetess, और उस पोएटिस से कहेंगी, see Betty and Dolly, here the two names are given, Betty and Dolly, they are the cousins of the poetess mother. तो वो क्या कहेंगी, just see the photograph of her cousins, the name of her cousins is Betty and Dolly, and what she would say, वो और क्या कहेंगी, she would say, and look how they dressed up for the beach. वो कहेंगी कि look how their parents dressed for them on the beach. वो ये कहेंगे देखो उनके पेरेंट्स ने किस प्रकार के ड्रेस जो है दिए हैं और उन्होंने पहना है, जिस ड्रेस में उन्होंने बीच पे क्या किया है, पोज दे करके फोटोग्राफ खिंचवाई है.
The sea holiday was her past. Here the poetess says that the sea holiday was the past time of the poetess mother. यानी जो सी हॉलीडे था वो पोएटेस की मदर का एक मेमोरेबल पास्ट टाइम था, एक बहुत ही यादगार जो था पास्ट टाइम था। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन पोएटेस के लिए सबसे यादगार क्या है? फॉर द पोएटेस द लाफ्टर ऑफ हर मदर इज द फेवरेट पास्ट टाइम। लेकिन पोएटेस के लिए जो उसकी मदर की लाफ्टर है वो उसका क्या है? फेवरेट पास्ट टाइम है। Both read with the labored ease of loss, but both the poetess and the mother had lost that pastime, favorite pastime. उन दोनों ने उस favorite pastime को क्या कर दिया है? खो दिया है। That would not come again, या that they would not live again. उस favorite pastime को दोनों जी नहीं सकती। क्यों? कि now the poetess mother is no more alive, क्योंकि poetess की मदर जो है अब वह जीवित नहीं है। तो इसमें पोएटेस क्या कर रही है? पोएटेस कर रही है कि जब 20 to 30 years later जो पोएटेस की मदर है वो पोएटेस से कहेंगी कि सी द फोटोग्राफ एंड सी द पिक्चर ऑफ बेटी एंड डॉली, what kind of dress their parents had given them and they wore this dress on the beach. किस प्रकार के कपड़े उनके पेरेंट्स ने दिए थे जो उन्होंने बीच पे पहने थे। ये बताया जा रहा है कि पोएटेस के द्वारा कि जो सी हॉलीडे था दैट वाज द फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ द पोएटेस मदर। पोएटेस की मां का सबसे फेवरेट पास्ट टाइम था। क्यों? क्योंकि जो पोएटेस की मदर थी उनको सी हॉलीडे यानी हॉलीडे में समुद्र के पास जाना, उनकी लहरों में उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पोएटेस के लिए उनका फेवरेट पास्ट टाइम क्या है? द लाफ्टर ऑफ हर मदर, यानी जो फोटोग्राफ में उनकी मां की हंसी है, इट इज द फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ द पोएटेस। तो पोएटेस कह रही है कि जो बोथ का मतलब पोएटेस एंड हर मदर्स बोथ हैड लॉस्ट दैट फेवरेट पास्ट टाइम। वो दोनों उन फेवरेट पास्ट टाइम को क्या कर चुकी है? लॉस्ट कर चुकी है। दीज फेवरेट पास्ट टाइम विल नॉट they live together. इस फेवरेट पास्ट टाइम को वे अब क्या नहीं कर सकते? लीव नहीं कर सकती। Now I am going to tell you the poetic device that is used in this stanza. इस स्टैंजा में कौन-कौन सी poetic device यूज की गई है? तो फर्स्ट poetic device that we can see that here enjambment. यहां पे हम दे सकते हैं क्या है? enjambment है। What is enjambment? I have told you already that when the lines are coming together without using any punctuation mark, यहाँ पे ये लाइन खत्म नहीं हुई है, यहाँ जाके खत्म हुई है, फिर ये लाइन यहाँ खत्म नहीं हुई है, यहाँ जाकर खत्म हो रही है, फिर ये लाइंस आर कमिंग टुगेदर। इस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो ये क्या है? enjambment यूज किया गया है। नाउ नेक्स्ट जो आपका पोएटिक डिवाइस है दैट इज गिवन इन दिस स्टैंजा। This poetic device are labored ease. Labored ease that shows the oxymoron. What is the oxymoron? When two opposite ideas are given together. जब two opposite ideas साथ साथ दिए जा रहे हो तो उसे oxymoron कहते हैं। यहाँ पे labored means hard working. ease means relax, hard working एक तरफ कह रहा है कि labored hard working time, second is ease means relax, तो ये दोनों अपोजिट हैं, that's why this is oxymoron। यहाँ पे क्या है? oxymoron है। As I have told you in the previous stanza, जैसा कि मैंने previous stanza में बता दिया है कि जो सी हॉलीडे है वह पोएट्स की मदर का फेवरेट पास्ट टाइम है। क्यों फेवरेट पास्ट टाइम है? और पोएटेस के लिए उनका लाफ्टर या उनकी मदर की लाफ्टर जो है वह उनका फेवरेट पास्ट टाइम है। बोथ रीड विद द लेबर्ड ईज, लेकिन दोनों क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। कैसे? जैसे कि पोएटेस की मदर का फेवरेट पास्ट टाइम खत्म हो गया है
तो उनके लिए एक क्या है, सैडनेस है। और पोएट्स की जो एज है, जो वो मतलब कि स्मॉल एज है, वो भी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स। यहाँ पे पोएटेस कह रही हैं कि अब उनकी माँ के मरे हुए लगभग कई वर्ष हो गए। तो कितने वर्ष हुए हैं, यहाँ नेक्स्ट लाइन है एज द गर्ल लिव इट, यानी द पोएटेस मदर डाइड 12 years ago। क्यों यह कहा जा रहा है, क्योंकि एज द गर्ल लिव इट, यानी जो फोटोग्राफ पे 2 गर्ल्स है और उस फोटोग्राफ में इन 2 गर्ल्स की जो एज है वह है 12 इयर्स, तो 12 इयर्स पहले उनकी मदर्स की डेथ हो चुकी है। तो बता रहा नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज द गर्ल लिव्ड, यानी द पोएटेस मदर्स डाइड 12 ईयर अगो, ठीक है, एज the age of the girls is in the photograph, and of this circumstances there is nothing to say at all, and the poetess describes that through these circumstances now there is no word for the poetess to say। a poetess के पास कोई भी शब्द बचे नहीं है कहने के लिए, only silence, and silence means there is only one word that has left for the poetess, that is sadness and grief, यानी poetess के पास अब कोई शब्द नहीं बचे हैं, केवल sadness है, grief है। क्यों, क्योंकि poetess की मदर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए poetess बहुत ही दुखी है। she is hopeless, वो निराश है, ठीक है, और केवल साइलेंस एंड साइलेंस ही है। Now the poetic devices that is used in this stanza, again we can see enjambment, there is no punctuation marks। second is alliteration, मैंने पहले बता दिया है, when the 2 consecutive words are given consonant word, sa sound is coming here, so this is alliteration। thank you।